नमस्कार, मैं हूं पवन पांडे। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और एनबी न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में सबको चौंकाते हुए इतिहास रच दिया है। महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस मैच में गुरजीत कौर के गोल और रक्षा पंत के बेहतरीन प्रदर्शन से भारतीय महिला हॉकी टीम ने 3 बार सोना जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाकर नया इतिहास रच दिया। वहीं इससे पहले विश्व में दूसरे नंबर के ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती मिनटों में भारतीय रक्षकों को व्यस्त रखा। इसके बाद मोनिका के ऑस्ट्रेलियाई सर्कल में बेहतरीन प्रयास से भारत ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और गुरजीत ने उसे गोल में बदलकर 22वें मिनट में टीम को बढ़त दिलाई और अंत तक कोई और गोल नहीं हो सका। इसके बाद भारत ने मैच 1-0 से जीत लिया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसने जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इस प्रदर्शन से 41 साल में पहली बार महिला हॉकी में पदक की उम्मीद जगी है। बता दें कि भारतीय टीम मॉस्को ओलंपिक 1980 में चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन केवल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था और मैच राउंड रोबिन आधार पर खेले गए थे। भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात देने के बाद बधाइयों का तांता लग गया है। पीएम मोदी के साथ ही बॉलीवुड ने भी उन्हें बधाई दी है। लेकिन इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि महिला हॉकी टीम की शानदार जीत की तुलना शाहरुख की फिल्म चक दे इंडिया से हो रही है। सुबह से ही चक दे इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कई सितारों के बाद फिल्म चक दे इंडिया में कोच कबीर सिंह की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी महिला हॉकी टीम को ट्वीट करके बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। शाहरुख खान ने कोच सोड मार्जिन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हा कोई बात नहीं, बस आते वक्त कुछ गोल्ड लेकर आना अपने परिवार के 1 अरब सदस्यों के लिए। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन भारत को डिस्कस थ्रो में निराशा हाथ लगी। कमलप्रीत कौर फाइनल में 6ठे स्थान पर रहीं। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 63.70 मीटर का रहा। दरअसल कमलप्रीत के 3 थ्रो फाउल रहे। उन्हें मेडल हासिल करने के लिए 65.72 मीटर से ज्यादा का थ्रो करना था। डिस्कस थ्रो का स्वर्ण पदक अमेरिका की वैलेरी ऑलमैन ने जीता है, जबकि रजत पर जर्मनी की क्रिस्टीन पुडेंजो ने कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई रूपी को लॉन्च कर दिया है। दरअसल ई रूपी एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरी तरीके से कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस यानी संपर्क रहित बनाया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश को डिजिटल ट्रांजैक्शन को डीबीटी को प्रभावी बनाने को लेकर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। तो सत्र का मानसून सत्र इस बार पूरी तरीके से हंगामेदार रहा है। सोमवार को भी सत्र का आगाज नारेबाजी और शोरगुल के बीच ही हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी विवाद पर सरकार को घेरा, तो राज्यसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने झंडा बुलंद किया। लगातार हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं से पहले शोरगुल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार
संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक लोकसभा से पास हो गया। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक का विरोध किया। चौधरी ने इसे एंटी नेशनल और एंटी पीपल बताया। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने संस्थान चुनिंदा पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए बेचे जा रहे हैं। तो संसद से लेकर सड़क तक पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की आवाज को अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी साथ मिल गया है। नीतीश कुमार का कहना है कि पेगासस केस की निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम टेलीफोन टैपिंग के मामले कई दिनों से सुन रहे हैं, ऐसे में जांच होनी चाहिए। बता दें कि जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन है। चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुख्य संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच चाय पर करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान मुलायम सिंह के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात की तस्वीरें साझा की। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में स्थित नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित खेला होबे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मंच पर वो फुटबॉल के साथ खेलती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मानिए या मत मानिए, खेला होबे बहुत लोकप्रिय हो गया है। ये नारा संसद में भी उठाया गया था। जल्द ही ये पूरे देश को प्रसिद्ध हो जाएगा। बता दें कि बंगाल में जीत के बाद अब सीएम ममता की पूरे देश पर नजर है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के नजदीकी राखल बेरा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल पुलिस ने राखल बेरा पर राज्य के सिंचाई और जलमार्ग विभाग में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने का आरोप लगाया था। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जिले सांगली का दौरा किया। वहीं इससे पहले सांगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने हरबत रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास स्थित अडानी साइन बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही उन्होंने वहां पर अपनी पार्टी के झंडे भी लगा दिए। इसे लेकर अडानी एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट्स की ब्रांडिंग के आसपास की घटनाओं के मद्देनजर हम अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड को आश्वस्त करते हैं कि एयरपोर्ट की ब्रांडिंग या टर्मिनल पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आतंकी संगठन के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ना ही पासपोर्ट के लिए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी इकाई ने पत्थरबाजी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल उन सभी लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए जरूरी सुरक्षा अनापत्ति पत्र नहीं देने का आदेश दिया है। कश्मीर में सीआईडी की विशेष शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश जारी किया है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों बुरे समय से गुजर रही हैं। शिल्पा के पति राज कुंद्रा
पोर्नोग्राफी केस में जेल में है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। अब शिल्पा ने इन सभी बातों के साथ साथ अपनी ट्रोलिंग को लेकर बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने सभी को संदेश दिया है कि वो अभी चुप हैं और आगे भी चुप रहेंगी और समय के साथ सभी के सामने सच खुद ही आ जाएगा। शिल्पा ने लंबे नोट में लिखा कि हाँ, पिछले कुछ दिन हर तरह से मुश्किल भरे रहे, कई अफवाहें और आरोप हम पर लग रहे हैं। मीडिया और मेरे शुभचिंतकों ने मेरे बारे में कई बातें कही हैं। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी ट्रोल किया जा रहा है और हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा स्टैंड ये है कि मैंने अभी कुछ नहीं कहा है और मैं इस मामले में आगे भी चुप्पी साधे रहने वाली हूं। तो मेरे नाम पर झूठी बातें ना बनाएं। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 1 सितंबर से कक्षाओं के संचालन शुरू हो जाएंगे। सोमवार को आयोजित टीम 9 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के मामलों को कंट्रोल करने में महाराष्ट्र और केरल की सरकारों को सफलता नहीं मिल रही है। उधर दोनों राज्यों में हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र ने अपनी विशेषज्ञों की टीम भेजी थी, जिन्होंने वहां से वापस आने के बाद केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि केंद्र सरकार को इन दोनों राज्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। सोमवार से इन सिफारिशों को मानते हुए केंद्र ने हस्तक्षेप माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर हालात को कंट्रोल करने समेत कई हिदायतें इन दोनों राज्यों को दी हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नई भविष्यवाणी सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने यानी अगस्त में ही आ सकती है। वहीं अक्टूबर में तीसरी लहर चरम पर होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना को लेकर ये ताजा भविष्यवाणी शोधकर्ताओं ने गणित के मॉडल के आधार पर की है। इसमें IIT हैदराबाद और कानपुर के मधुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में जीका वायरस के प्रबंधन के लिए एक बहुविभागीय टीम भेजी है। ये टीम राज्य में जीका वायरस की स्थिति पर नजर रखेगी और जीका मामलों से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। बता दें कि हाल ही में पुणे जिले में जीका वायरस का केस मिला है। इसके बाद केंद्र ने टीम भेजने का फैसला किया। इसके पहले केरल में जीका वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित किए गए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यहां के रोहत से किसान यात्रा निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान चढ़ूनी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी को हराने से कानून वापस नहीं होंगे। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। अगर ये कानून वापस हो भी जाएं तो भी हमारे डेथ वारंट वापस होंगे। हमें वोट से सत्ता छीननी होगी। जूनियर विश्व कैडेट कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर लौटे हिंद केसरी सोनू अखाड़ा मांडूथी के पहलवान सुमित दलाल का अखाड़े में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। HL सिटी के निदेशक राकेश जून ने पहलवान का फूलमाला से स्वागत किया। उन्होंने 2,11,000 रुपए का इनाम पहलवान सुमित दलाल और 1,11,000 का इनाम कोच को दिया। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए ANB के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है NB न्यूज एक्सप्रेस में। अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। ओलंपिक में मिली जीत के बाद हरियाणा में महिला हॉकी खिलाड़ियों के घर पर जश्न का माहौल है। जैसे ही खबर आई कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल के घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा के फतेहाबाद में बीते दिनों हुई भारी बरसात के कारण शहर और गांव में जलभराव की बड़ी समस्या सामने आई। मांजरा रोड क्षेत्र में बरसाती पानी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से
पानी खेतों में छोड़े जाने से क्षुब्ध किसानों के 6 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल आज डीसी से मिले और अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों की अगुवाई किसान नेता मनदीप नथवान ने की। उन्होंने बताया कि जरूरत के समय गांव में फसलों के लिए तो दूर पीने के पानी तक की किल्लत हो जाती है और अब बारिश में खेत पानी से लबालब। तो मानसून की बरसात के बाद देश के कई राज्यों में जलभराव की स्थिति से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हरियाणा के धारूखेड़ा में भी पिछले 15 दिनों से बरसाती पानी घरों में घुसा है और लोगों की समस्या का कारण बन रहा है। पानी की निकासी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विधायक चिरंजीव राव ने भी पानी में पैदल चलकर जिला प्रशासन की नाकामी पर रोष जताया। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें इस जलभराव से निजात दिलाने की मांग की है। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।